हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कल्याण सिंह अपने यूट्यूब चैनल केएस अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बता दें, पिछले पार्ट में हमने वैद्युत आवेश से रिलेटेड बातें की थी। आज हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कूलॉम का नियम। ठीक है, बात करें कूलॉम्स लॉ। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। ये बोर्ड एग्जाम में से लगभग हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन ये आपके लिए एनडीए डिफेंस के लिए यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं और जी मेंस में भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कूलॉम्स का लॉ? तो देखिए, सन 1785 में वैज्ञानिक कूलॉम ने अपना नियम दिया था दो स्थिर आवेशों के बीच। क्या कहा था? जैसे कि मान लीजिए Q1 Q2 दो आवेश हैं और जो परस्पर एक दूसरे से r दूरी पर स्थिर हैं, तब इनके बीच एक फोर्सेस कार्य करता है, वैद्युत बल। उस बल के संबंध में वैज्ञानिक कूलॉम ने एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था? तो सुनिए। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम दिया था वैज्ञानिक कूलॉम ने। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये नियम क्यों दिया था? तो ये हमें नियम दिया था कब? सन 1785 में। ठीक है, सन 1785 में। तो इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, कब दिया था? सन 1785 में। और कहा? दो स्थिर आवेशों के बीच। ये केवल कूलॉम का नियम है, केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। तो देखिए, यहाँ हमने मान लिया, माना Q1 और Q2 दो आवेश है जो परस्पर r दूरी पर रखे हैं, तब इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए। तो अर्थात इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है, ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखा है? दोनों आवेशों की मात्राओं गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया समीकरण
सेकेंड। ठीक, उपरोक्त समीकरणों से ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह उठाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा। तो चलिए, F इज इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका सूत्र बन के तैयार हो गया। ठीक, जहां k एक बल नियतांक है, लेकिन प्रयोगों द्वारा k की वैल्यू जो ज्ञात हुई, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन, यानी के की वैल्यू है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हम के के स्थान पर 9 गुना 10 की घात 9 लिख सकते हैं, या के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, अगर हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए और बात करते हैं आगे। चलिए, जैसे कि अभी हमने बात की थी, तो इसकी एफ की जगह क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि ताऊ एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये वैल्यू पता रहनी चाहिए, यानी के के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहां ध्यान रखना है, जहां इसे एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता है। क्या है, वैद्युशीलता, जिसका वैल्यू, तो इसका मान भी याद रखेंगे, जिसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी वैल्यू तो हमें पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे बात करें, ये जो दोनों आवेश हैं किसी माध्यम में रखे हों, अभी तो ये ठीक है निर्वात में थे, अब किसी माध्यम में रखे हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए टोटल जो फ्रेम है यहाँ से यहाँ तक का, ये के परावैद्युतांक के माध्यम रखे हों। ध्यान रखना, यहाँ ये स्मॉल के थे, ये कैपिटल के है। क्या ये के परावैद्युतांक के माध्यम में रखे हों, तब क्या हो जाएगा जी, तो देखिए, जब दोनों आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में रखे हों, ठीक है, के माध्यम में
रखे हों, ठीक है, तब एफ अपॉन एफ इजकल टू क्या फोर्सेज हो जाएगा वैद्युत बल का, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तब ये फोर्सेज कार्य करेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें अच्छी तरीके से समझ लेनी है। अच्छा, लेकिन यहाँ हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे ये के आई है, तो ध्यान रखना वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए तो के का मान क्या होता है, इसके लिए वायु या निर्वात दिया हो माध्यम, तब के इक्वल टू 1 होता है। अधातु के लिए और धातु के लिए, धातु हो तब के इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, और अधातु के लिए बात करें तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी और अनंत से छोटी होगी, यानी क्या 1 से अनंत के बीच और 1 भी, ठीक है। तो ये के की वैल्यू है परावैद्युता के माध्यम के लिए, ठीक है। अब जैसे कि कभी कभी हम यूज कर लेते हैं क्या, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ ध्यान रखना Q1 Q2 आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या कर दिया हमने एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर केवल एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। ध्यान रखें एप्सिलॉन क्या है, ये माध्यम की वैद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन नॉट क्या थी, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें। तो हमारा सूत्र कभी कभी देखने को इस रूम में भी मिलेगा, इस बात को विशेष अच्छी तरीके से ध्यान में रख लें। 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन है वो क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। तो आप यहाँ से भी इस सूत्र को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे आगे देखते हैं ये कहाँ तक वैलिड होगा, कहाँ तक नहीं वैलिड होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये बात हम करें, ठीक है, तो देखिए अब ये है, ठीक है, तो अभी रिटर्न हो लेते वहीं, ठीक है। अब ये दिया था हमें, ठीक है। अब यहां तक हमारा क्लियर। अब आगे बात करते हैं, तो देखिए एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब यहीं से हम परिवार जैसे यही दिया इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ये भी वैल्यू बन सकती है, यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये वैल्यू हमें अच्छी तरीके से पता रहनी चाहिए। अब देखो हम जानते हैं पिछली वीडियो हमने बताया था आवेश की मूल इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। और ये कहाँ तक वैलिड है, तो ठीक है हम जान लेते। देखिए जैसे कि हम बात करें, जैसे कि हम बात करें प्रत्येक वस्तु अणुओं से मिलकर बनी है, अणु परमाणुओं से मिलकर बनी है। तो यहाँ हम चलते हैं, तो देखिए ये कोई परमाणु है, क्या है, एटम, यानी कि परमाणु। और परमाणु का एक छोटा सा भाग होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, अब इसके चारों ओर कौन परिक्रमा लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। कौन परिक्रमा लगाता है, इलेक्ट्रॉन। अब इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा होगा,
इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा इस राउंड में। कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जा सकता है अधिकतम, तो नाभिक के समीप जा सकता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लें इसको, ठीक है। तो देखिए, अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। इस कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन परिक्रमा लगा रहा है इसके राउंड फिगर में। तो ये इलेक्ट्रॉन अधिकांशतः कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं नाभिक होता है उस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक से टच तो नहीं हो सकता, नाभिक से थोड़ी दूरी तक रहता है, और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, यानी कि एक फर्मी के बराबर होती है। तो हमें ये बात ध्यान में रख लेनी चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है, अच्छी तरीके से रख लेनी चाहिए। तो अब बात करते हैं। तो देखो, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर। तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता, तो इससे थोड़ी दूर रहेगा। दूर रहेगा तो लगभग कितनी वैल्यू होगी? तो उसे हम लगभग ले लेते कितना? 10⁻14 मीटर। तो ये तो इसकी न्यूनतम वैल्यू है, कम से कम कितनी दूरी के लिए सत्य है? तो यानी कि ये नाभिक जो वैद्युत बल होता है, ये न्यूनतम 10⁻14 मीटर, कभी कभी ये 10⁻15 मीटर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो यानी कि नाभिक का जो वैद्युत बल का परास होता है, वैद्युत बल का परास 10⁻14 मीटर। ये तो न्यूनतम दूरी है, ध्यान रखना, न्यूनतम दूरी से अनंत दूरी तक लागू होता है, ठीक है। ये बात विशेष कर ध्यान रखें। जब उनके बीच की दूरी अनंत होगी तो अनंत दोनों आवेश होंगे, तो वहां पर उनके बीच कोई भी फोर्सेस कार्य नहीं करेगा। ये भी बात भली भांति देख लें, क्योंकि जैसे हम आर की जगह क्या रखेंगे? इनफाइनाइट रखेंगे, तो इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, यानी कि कोई फोर्स कार्य नहीं करेगा इतनी दूरी पर। तो ध्यान रखना, वैद्युत बल का जो परास होता है तो न्यूनतम 10⁻14 मीटर होती है, जिसे हम लगभग 10⁻15 भी कभी कभी देखने को मिलती है, ठीक है। और अनंत दूरी तक, यानी अधिक से अधिक कितनी होगी? अधिक अनंत दूरी होगी, ठीक है। अनंत के लिए कोई परिभाषा नहीं है, तो इस तरीके से इसे नोट कर लें, ठीक है। चलिए, अब वैद्युत बल का सदिश रूप देख लेते हैं, ठीक है। वैद्युत बल का सदिश रूप, वैद्युत बल का सदिश रूप, ये कई बार पूछा जा चुका है एनडीए में, डिफेंस में और एयरफोर्स में भी, ठीक है। ये वैद्युत बल का सदिश रूप क्या होता है? ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, सिलेक्ट करना होता है। जीमेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह का देखते हैं कैसे क्या बनता है ये, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी, जैसे कि अभी ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक। अब इनके बीच की जो दूरी है वो क्या थी? R थी, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच वैद्युत बल का सदिश रूप फाइंड करना है। तो ध्यान रखना, ये जो बल होते हैं, अब मान लो किसी बिंदु के सापेक्ष
इसकी दूरी कितनी रही होगी? अब ये कोई मूल बिंदु है और ये है, तो यहाँ से इसके दे दिया r1 वेक्टर और ये दे दिया r2 वेक्टर। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, तब हमारी जो ये बीच की दूरी होगी ये यहाँ से यहाँ तक r को रिप्रेजेंटेड कर रही है। ठीक है, r है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इसके द्वारा बल, यानी ये कर इस पर बल लगाता है तो ये बल भी इस पर इतना ही बल लगाएगा, यानी कि ये बल इस पर बल लगाता है कितना, F1 पे बल लगा रहा है तो F1 2, और ये इस पर बल लगाएगा तो ये कितना हो जाएगा, F2 1, यानी कि दूसरे पर पहले द्वारा बल। तो ये इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो देखिए जब ये दोनों आवेश हैं ये समान प्रकृति के हैं, यानी समान चिन्ह के, यानी दोनों होंगे तो यानी ऋणावेश होंगे, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे। इस स्थिति में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम r का जो वैल्यू निकालेंगे ये, तो r वेक्टर यहाँ पे होगा, जैसे कि r12 लिख लें तो इसका मतलब होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, या r वेक्टर 21 लिख लें तो इसका मतलब है ये दूसरे पहले के सापेक्ष दूसरे की दूरी है, तो ये हो जाए क्या, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए अब जब ये पहला फोर्स लगाएगा तो इसके कारण इस पर बल लगाना है, तो क्या हो जाएगा, जब दोनों समान प्रकृति के आवेश है, कैसे, समान प्रकृति के आवेशों के लिए तो इतना तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए तब सदिश रूप क्या होगा, F1। ठीक है ना, यानी कि पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा कितना बल लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप और 21। तो ध्यान रखना, यानी कि इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसके लिए दूरी क्या काम करेगी, 21, यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे F1 के द्वारा, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी नापेंगे तो अंतिम बिंदु क्या है, 2 की ओर, तो यहाँ ये हमारे कार्य करेगा ये। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना F12 के लिए। अब कभी कभी ये देखने को मिल जाता है, लेकिन r कैप एकांक वेक्टर है, इसका परिमाण 1 होगा, ये केवल दिशा को रिप्रेजेंटेड करता है, तो इसकी जगह कभी कभी हम लिख लेते क्या, r21 वेक्टर अपॉन r। जब हम इसको यहाँ रखेंगे तब यही फोर्सेस किस रूप में दिखेगा आपको, F12 इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, r21 वेक्टर, तो वट्टे में यहाँ r स्क्वायर तो था, एक r स्क्वायर और आया, क्या हो जाएगा, r3। तो ये भी कंफ्यूजन कर देने वाली बात है, ध्यान रखें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, 1 मिनट, तो यहाँ पे क्या है आपका r स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे एकांक वेक्टर है और यहाँ केवल सदिश वेक्टर है, यानी वेक्टर है, यहाँ यूनिट वेक्टर है और यहाँ केवल वेक्टर है, तब यहाँ आर क्यू आया है। तो कभी कभी सदिश के रूप में यहाँ आर क्यू आता है, तब यहाँ वेक्टर लगा होता है, और जब यहाँ आर स्क्वायर होता है तब यूनिट वेक्टर होता है, अर्थात एकांक सदिश। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए ये तो इसके द्वारा इस पर फोर्स था, इस आवेश के द्वारा इस पर भी फोर्स होगा, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, ये तो F12 था। अब बात करें F21, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर है तो एकांक वेक्टर आएगा, यहाँ 21 है
तो यहाँ 1 2 होगा, ठीक है, सॉरी एकांक सदिश, एकांक सदिश, तब ये फोर्सेज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं अर्थात F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। यानी कि ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित हैं। किस पर? न्यूटन के तृतीय नियम पर, नियम पर आधारित हैं। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि एक फोर्स दूसरे एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाएगा तो दूसरा आवेश भी उस पर उतना ही बल लगाएगा, ठीक है। तो ये बात हमें विशेषकर पता होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से नोट करिए। अब यह बात आती है, ये वैद्युत बल की प्रकृति क्या होती है? तो वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, ठीक है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केवल आकर्षण बल होता है, और ये है आपका वैद्युत बल, वो आकर्षण बल है और प्रतिकर्षण बल भी है। जब समान प्रकृति के आवेश होंगे, जैसे कि हम बात करें पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तब इनके बीच क्या कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल, अर्थात हम बोल सकते हैं रिपल्सन फोर्स। अगर एक प्लस है और एक माइनस, या एक माइनस है एक प्लस, तब ऐसी स्थिति में आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है, आकर्षण बल। तो ये बातें हमें विशेष तरीके से पता होना चाहिए। वैद्युत बल भी दो प्रकार का होता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। जब सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और जब विपरीत प्रकृति का आवेश होंगे तो आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए और अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।